देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप सबके सामने हम लेकर आए हैं एक बहुत बड़ा भारत का सर्वे। और इस सर्वे में TV9 भारतवर्ष ने पूछा है चीन का चाल, चरित्र और चेहरा। यह दिखाने की कोशिश की जाएगी। हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगले 1 घंटे मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि सर्वे तो एक बहाना है, चीन को भारत की जनता का मूड दिखाना है। ध्यान से यहां पर आते हैं। सीधे सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा देश का सबसे बड़ा सर्वे अब से कुछ ही क्षणों में आपकी स्क्रीन पर। लेकिन यहां पर मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं, आप इसको देखें, समझे। ये देखें, ये है मुकाबला कांटे का। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री वर्सेस, ये देखें आप, कौन है ये? शी जिनपिंग। और उसके बाद इनके 2 अनमोल रतन, इमरान और ओली। ओली ने आज बड़ा मशहूर है सोशल मीडिया पर, ओली ने ली है चीन की गोली। लेकिन ये देखें आप, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देश का सबसे बड़ा सर्वे अब से कुछ ही क्षणों में आपके सामने लेकर आ रहे हैं। लेकिन आपको यह बताना जरूरी है, देश का मूड बताने से पहले, कि इस वक्त पाकिस्तान का क्या हाल है। पाकिस्तान से कसवर होंगे मेरे साथ सुमित, मनीष मेरे सहयोगी मेरे साथ होंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में भारत के खिलाफ खूनी साजिश। आतंकी अबू उस्मान ने की जिहाद में शामिल होने की अपील। रैली में अबू ने की जिहाद में शामिल होने की अपील। HUM का कमांडर है आतंकी अबू उस्मान। मुजफ्फराबाद से 45 किलोमीटर दूर मनसेरा कैंप में रैली की है। और ये हम आपको उसी की अब तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, वो जानकारी दिखाने जा रहे हैं। ये देखें आप, किस तरीके से खुले में घूमते हुए इस रैली को अंजाम दिया जा रहा है। और ये आतंकी, जिस तरीके से खबर सामने आई है, वो हमें यह भी हैरान करती है कि आखिर कैसे खुले में आतंकी वहां पर घूम रहे हैं। और ये तस्वीरें उसकी सबसे बड़ी बानगी है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगा यहां पर। इस आतंकी ने जो जो बोला है, आइए वो दिखाते हैं। सुना आपने क्या कह रहा है ये आतंकी? एक बार फिर से ब्रेकिंग न्यूज, ये बड़ी खबर, ये POK का सबसे बड़ा सबूत हम आपके सामने लेकर आए हैं। एक बार फिर से ये दिखाएं, जिस तरीके से खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज। हमारे खास मेहमान आपके सामने दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, जरा ध्यान से देखें। सबसे पहले KK सिन्हा सर हमारे साथ है। जनरल KK सिन्हा सर, वेलकम, स्वागत है आपका। मेरे साथ बहुत ही सीनियर व्यक्ति, एक्सपर्ट और बहुत ही जानकार SD मुनि सर है। सर स्वागत है आपका एक बार फिर से। मेरे साथ पंकज दास हैं, जो कि नेपाल से पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज इनका चेहरा पहचान में आ रहा है, क्योंकि चेहरे पर मास्क नहीं है, घर के अंदर है। आपका स्वागत है। अनिल आजाद पांडे जुड़ने वाले हैं। सुमित यहां पर हैं। इरफान आपको कश्मीर से दिखाई दे रहे हैं, बेबाक रिपोर्टिंग करते हैं, शानदार। एकदम सीधे लेकर चलते हैं एक बार फिर से ये बड़ी खबर आपके सामने। पाकिस्तान में आतंकी किस तरीके से खुले घूम रहे हैं, उसका सबसे बड़ा सबूत POK में खूनी साजिश। अबू उस्मान ने की जिहाद में शामिल होने की अपील। सीधे चलेंगे में, मेरे साथ इरफान मौजूद है। इरफान, POK में खुले में आतंकियों की यह हरकत, क्या कहा जाए? देखिए बिल्कुल निशान, साफ तौर पर जो वीडियो हम दिखा रहे हैं ये मुजफ्फराबाद का है, यानी POK का वीडियो है, जहां पर अबू उस्मान, जो हरकतुल मुजाहिदीन मिलिटेंट संगठन के कमांडर है, वहाँ पर POK में गतिविधियाँ करते हैं। और कश्मीर घाटी में जितने भी हरकतुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट हैं, उनको वहाँ से ऑपरेट करते हैं। और कुछ महीने पहले जो सरहद पर सुरक्षा बलों के साथ एक घुसपैठ की कोशिश से नाकाम किया गया था, उसमें सालिम पंडित को मारा गया था। यानी कि कुछ और घुसपैठी उनके साथ थे जिसे नाकाम किया गया था, इसे मारा गया था। उसके जो है ऑनर में वहाँ पर आज एक समारोह रखा गया था, जिसमें लगातार ये वहाँ लोगों से कह रहे हैं कि जिस तरह सोपोर में हालांकि वो CRPF पे मिलिटेंट द्वारा हमला किया गया था, उसके बाद क्रॉस फायरिंग में वहाँ पर सिविलियन की एक डेथ भी हो गई थी। तो कहीं ना कहीं
भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और साफ तौर पर वहाँ पर लोगों से ये कह रहे हैं कि उन्हें कश्मीर के लिए जो है बंदूक उठाकर कश्मीर के लिए रवाना होना चाहिए और वहाँ पर सुरक्षा, भारतीय सुरक्षा बल आप इरफान मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं जरा आईना दिखाना चाह रहा हूं। मैं दो तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूं। एक परसों की तस्वीर जब हमने सीधे क्रॉस फायर में वहां पर आतंकी कैंप नष्ट किया, और दूसरी ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों को देखें, इससे शायद पाकिस्तान को अपना आईना और चेहरा समझ में आ जाएगा कि अगर ये बाईं तस्वीर वाली हरकत करोगे तो दाईं तस्वीर वाला अंजाम फिर भुगतोगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, सबसे बड़ी खबर। सबसे पहले हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पीओके के अंदर अभी भी आतंकियों को संरक्षण मिल रहा है, और अब डेस्परेशन ज्यादा है। उसकी वजह दो है, पहले गर्मी का शुरू होना यानी बर्फ का पिघलना, और दूसरा चीन के साथ गर्मी बढ़ना। ये दोनों वजह हैं जिसकी वजह से यहां पर ये हालात हैं। सुमित मेरे साथ है। सुमित, भारत की जो फौज है, भारत की सरकार है, इन सभी गतिविधियों पर नजर रख रही है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है और क्या क्या अपडेट है जो हमने कुछ दिन पहले वहां पर परसों जो जवाब दिया था उनको अक्रॉस द बॉर्डर? देखिए, ये जवाब लगातार दिए जाएंगे निशांत, और ये जवाब इस बात के हैं कि पाकिस्तान जब भी इस तरीके के प्रोवोकेशन करने की शुरू करेगा, इस तरीके के उकसावे को करने की शुरू करेगा, भारतीय सेना उसका जवाब देगी। और एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि आप जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि कैसे आतंकी एक दूसरे को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप जाइए, जिहाद के नाम पर बंदूक उठाइए और ये सब चीज़ें। लेकिन भारतीय सेना, भारतीय इंटेलिजेंस ये बात जानती है। आपने देखा होगा कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें इन आतंकियों को पूरी तरीके से उकसाया जाता है, बोला जाता है कि आप भारत में जाइए, कश्मीर में आतंकवाद फैलाइए, लेकिन इनका अंजाम कुछ ही दिनों के अंदर इनके सामने आ जाता है। यानी कुछ ही दिनों में जैसे ही कश्मीर में एंटर करते हैं, इनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। और अब से करीबन 150 से ज़्यादा आतंकी कश्मीर वैली के अंदर अब तक न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं, और करीबन 3000 के करीब सीजफायर वॉल्यूशन पाकिस्तान कर चुका है। और हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि सीजफायर वॉल्यूशन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान इससे आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश करता है। ये वो प्रोवाइड करना होता है इन आतंकियों को। जनरल सेना, वेरी क्विकली सर, ये जो वहां पर आतंकी गतिविधियां हम एकदम से देख रहे हैं, क्या इसके पीछे की वजह, जो मेरा आकलन है, क्या यह है कि पहला बर्फ का पिघलना, गर्मी का शुरू होना, और दूसरा जो चीन है उसके साथ हमारी गर्मी बढ़ना? देखिए निशांत, सबसे बड़ा जो बात आपने कही, जो बात वाली बात कही, जो चीन का सक्रिय होना। कुछ दिन पहले चीन के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसके अंदर में उनकी ताकत तंत्र शामिल थी, जिसमें उन्होंने अल-बदर के साथ मीटिंग किया था और उनको पैसे दिए हैं, काफी पैसे। अल-बदर वही एक तबका है, यही तंजीम है जो कि पहले भी ट्राई कर रहा था, अभी लॉन्च पैड्स में आए हैं। जो लॉन्च पैड का आपने सुना, जिसको फायर असॉल्ट से बर्बाद किया गया है, वो अल-बदर का ही लॉन्च पैड है। अभी आप जब बात कर रहे हैं जिसमें अब्दुल उस्मान की बात हो रही है, हरकत उल मुजाहिदीन, वो यही तंजीम है। ये तंजीम वही है जिसको जैसे मोहम्मद, इसका पहला नाम हरकत उल मुजाहिदीन होता था, जिस तरह से JUD जमाते उद्दावा कहते हैं लश्कर तोयबा को, तो ये सारे अपने नाम बदल बदल करके नए तरीके से आना चाहते हैं। इंडिया में जो TRF है, TRF जो टोटल रेजिस्टेंस फ्रंट की बात कर रहे हैं, QIM की बात हो रही है, वो सारे वही हैं, आतंकी वही हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, इनको अब ये नहीं मिल रहा है, लीडरशिप नहीं मिल रहा है, इसलिए वो जिहाद की बात कर रहे हैं। सर लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैं सीधे आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, माफी चाह रहा हूं। मुनी साहब मेरे साथ हैं। मुनी साहब, मैं आपसे सर एक चीज जानना चाहूंगा। पहले अमेरिका पैसा देता था और वो इनके डेवलपमेंट के लिए पैसा मिलता था, जिस पैसे का इस्तेमाल ये लोग करते थे आतंक के लिए। अब चीन इनको डायरेक्टली पैसा दे रहा है, और सीधे ये इंफॉर्मेशन क्लियर कट है कि चीन आतंक को भारत के खिलाफ बढ़ाने के लिए इनको उकसा रहा है, पैसा दे रहा है। हम क्या करेंगे सर, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, चीन इनको उकसा रहा है, इसमें कोई दो शक नहीं है। चीन ने यूनाइटेड नेशंस में भी कश्मीर का मुद्दा उठाया है, और ये चीन के हित में है। जो लद्दाख में वातावरण बना हुआ है उसको देखते हुए कि भारत के ऊपर प्रेशर को बढ़ाया जाए, तो चीन ये काम करेगा, इसमें इस बात की कोई हमको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। अब ये जो कार्रवाई है पाकिस्तान की बहुत पुरानी है,
और उसको अभी जैसा आपने ठीक कहा कि जो पाकिस्तानी टेररिस्ट आते हैं कश्मीर में, उसमें काफी लोगों का सफाया हो चुका है। सर मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं जानबूझ के एक सवाल सर, सॉरी आपको रोक रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान औरों के पैसों पर आतंक को पालने वाला मुल्क बनता जा रहा है, वो डायरेक्टली मिले या इनडायरेक्टली मिले। अगर हम ग्रे लिस्ट की बात करें जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स की, क्या उसके सामने ये बहुत बड़ा सबूत नहीं आ गया अब एक? लेकिन उनको उनके सामने सबूत आने से भी इनमें कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए जो आंतरिक गतिविधि है पाकिस्तान की टेररिस्ट को लेकर, एक्सट्रीमिस्ट को लेकर, उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आया है जी। चाहे आप अदालतों को लीजिए, चाहे वहाँ की राजनीति को लीजिए जी। और अगर फर्क नहीं आया है तो पाकिस्तान कहीं पर भी कश्मीर के मुद्दे के ऊपर कोई ढिलाई नहीं बरतेगा, ये उसके अपने हित में है जी, इसलिए वो उसको चलाने के लिए रहेगा। हाँ। यही नहीं, मैं आपको याद दिला दूं, आपने चीन का नाम लिया। चीन दरअसल लामबंद कर रहा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल को जी, और चीन यहाँ तक मदद कर रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते ठीक हो ताकि भारत का प्रभाव वहाँ पर कम पड़े जी। तो चीन की गतिविधियां तो दिन ब दिन बढ़ रही है जी। और पाकिस्तान में कोई लेटअप नहीं है। ये सोचना कि पाकिस्तान किसी भी ढंग से अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आया हुआ है, ये गलत होगा। पॉइंट नोटेड सर। मैं सीधे अपने दर्शकों को लेके जाऊंगा बिग वॉल पर, दिखाना चाहूंगा इस आतंकी ने क्या कहा। एक बार सीधे यहां पर चलते हैं, फिर कसवर के पास आ रहा हूं मैं, और फिर हमारे सर्वे का पहला सवाल, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है हमारा सर्वे अब क्लोज हो चुका है, और सर्वे का पहला सवाल अब से ठीक 2 मिनट के अंदर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, 2 से 2.5 मिनट में। मुजफ्फराबाद से 45 किलोमीटर दूर पश्चिम मनेसरा में ये अबू उस्मान की रैली हुई। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। रैली में अबू ने स्थानीय लोगों को जिहाद और कुर्बानी के लिए उकसाया। मैं चाहूंगा इसकी जरा शक्ल दिखाएं यहां पर, अगर हो पाए तो इसकी शक्ल यहां पर दिखाएं। यह है वो आतंकी जिसने पीओके में किया, और मजे की बात ये देखें आप, पाकिस्तान खुले में ये सब कर रहा है। खैर नेक्स्ट चेंज ओवर करें। यहां पर रैली में रूस के बाद अमेरिका के टुकड़े और इंडिया को बर्बाद करने की साजिश। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चुनाव में इमरान खान की पार्टी को मिला था हरकतुल मुजाहिदीन का समर्थन, ये है इनके आका। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। HUM पाक का इस्लामिक जिहाद समूह है जो कश्मीर में करता है काम यहां पर। और अब सीधे चलूंगा मैं यहां पर, एक बार फिर से इसने जो कुछ भी कहा है आपको सुनाना चाहूंगा, और उसके बाद कसवर के पास एक बार फिर से जरा सुने जिन जिन दर्शकों ने अभी ट्यून इन किया है। कसवर के पास चलूंगा। कसवर, इमरान खान को इन लोगों ने समर्थन दिया और आज ये लोग खुले में बोल रहे हैं कोई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। पाकिस्तान को लगता है फाइनेंशियल टास्क फोर्स जो है उसका भी अब डर नहीं लग रहा है। निशांत, पहले तो ये कि मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे जितने भी रिपोर्टर्स हैं, हमने आज तक जितने भी किए वो हमेशा परफेक्ट और बड़ी क्लियर पिक्चर लेके आते हैं। मेरी जानकारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर रैली नहीं हुई होगी। दूसरा, आप FATF की बात कर रहे हैं, तो अगर ये वाकई ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने अपने पांव के ऊपर एक कुल्हाड़ी नहीं, बहुत बड़ा कुल्हाड़ा मारा है। अभी डेलिब्रेशंस हो रही। कसवर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन इसका सीधा मतलब यह है कि नाम बदलते रहते हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन आतंकियों के पीछे पाकिस्तान का हाथ नहीं बदल रहा है। शुरुआत कर रहे हैं हमारे जितने भी दर्शक हैं। अब आपको वो वक्त आ गया जब मैं दिखा रहा हूं हमारे सर्वे का पहला सवाल बिग स्क्रीन पर, हमारा सबसे बड़ा सर्वे। लेकिन इस सवाल को पहले दिखाने से पहले एक बार मैं आपको की ग्राफिक्स दिखाना चाहूंगा यहां पर, और बताना चाहूंगा किस तरीके से हमने ये देश का सबसे बड़ा सर्वे करने जा रहे हैं। जरा दिखाइए यहां पर किस तरीके से, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और यहां पर ये देखें आप, ये शी जिनपिंग और उनके 2 अनमोल रतन। अब सीधे यहां पर बिग वॉल पर आएंगे और आपको अपने सर्वे का पहला सवाल दिखाएंगे। आइए इसको प्ले अप करते हैं। हमारे सर्वे का जो पहला सवाल है, आइए सीधे यहां पर दिखाते हैं। जो हमारा सर्वे है उसमें हमने पहला सवाल जो पूछा है वो कुछ इस तरीके से है, क्या चीन की शय पर राम मंदिर बनाकर ओली भारत को उकसा रहे हैं? हां 77%, नहीं 16%, कह नहीं सकते 7%। क्या चीन की शय पर राम मंदिर बनाकर ओली भारत को उकसा रहे हैं? और ये 77%, 16%, 7%। मत भूलिए ये कम्युनिस्ट की सरकार और वो राम मंदिर का जिक्र कर रही है। खैर मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ
नेपाल से हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उसके बाद में मनीष झा के पास भी आऊंगा, सीधे मैं चलूंगा। पंकज, भारत की जनता 77% ये कह रही है कि ये चीन की शय पर उकसा रहे हैं। क्या मामला है? इनको एकाएक राम मंदिर की याद कैसे आ रही है? बिल्कुल, देखिए कि नेपाल की जो सरकार है, खासकर केपी ओली जो प्रधानमंत्री हैं, वो किसी न किसी रूप में भारत को ऐसे मामलों में उलझाए रखना चाहते हैं जो चीन और भारत के बीच में जो तनाव बना हुआ है उसमें वो इस तरफ से ये वाला मोर्चा जो है चीन के दक्षिणी हिस्सा वाला मोर्चा जो है उसको केपी ओली संभाले हुए, यहाँ की सरकार संभाले हुए। तो आए दिन कभी नक्शा के नाम पर, कभी बॉर्डर डिस्प्यूट के नाम पर, कभी सीमा पर गोलीबारी के नाम पर, और अब ये अयोध्या और राम के नाम पर उलझा रहे हैं वो, जबकि इसका न कोई तथ्य है न कोई प्रमाण है। मुझे एक बात बताइए, उन्होंने मुझे दो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। पहला, ये कम्युनिस्ट की सरकार है जो इन सब विषयों से दूर रहती है और ये पूरी दुनिया में मशहूर है। दूसरा, इनका चुनावी एजेंडा राम मंदिर अयोध्या था नहीं, तो ये फिर क्यों ऐसे यहां पर सुई पोक कर रहे हैं? देखिए, राम मंदिर एजेंडा नहीं था, लेकिन भारत के साथ हर संबंध पर प्रहार करना इनका एजेंडा जरूर रहा है। ये बात को हमें नहीं भूलना चाहिए जी। ये उनका सबसे बड़ा जो है नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी जो है चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी की भातृ संगठन की तरह काम करती है। वो जो जिस तरह से भारत में अभी जो चर्चा चल रहा है कि राहुल गांधी की पार्टी ने कैसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उस समय जो एक समझौता किया था, ठीक वैसे इसी प्रकार से यहाँ की भी कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जरा ये खबर बता दूं, आप जो बता रहे हैं मुझे पंकज, ये खबर जरा अपने दर्शकों को बता भी देता हूं। नेपाल में राम मंदिर बनाने की तैयारी शुरू। ओली का दावा, नेपाल में असली राम जन्मभूमि, मेरे पास सबूत। नेपाल में पैदा हुए भगवान राम, सबूत के लिए ओली ने खुदाई का दिया निर्देश। राम के नाम पर ओली पार्टी के अंदरूनी मामलों से हटा रहे हैं ध्यान। सीधे तौर पर यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, जरा एक बार फिर से खबर दिखाना चाहेंगे आपको। नेपाल में राम मंदिर बनाने की तैयारी शुरू, ओली का दावा। नेपाल में असली राम जन्मभूमि, नेपाल में असली राम जन्मभूमि, मेरे पास सबूत भी है। नेपाल में पैदा हुए भगवान राम, सबूत के लिए ओली ने खुदाई का दिया निर्देश। यह इस वक्त की बड़ी हैरान करने वाली खबर है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या मामला है। मनीष मेरे सहयोगी मेरे साथ है। मनीष, इंडियन गवर्नमेंट इस सबको लेकर कैसे रिएक्ट कर रही है? वो खुदाई करवाने पे उतारू हैं। देखिए, जहां तक भारत सरकार का सवाल है तो भारत सरकार हमेशा से नेपाल के मामले में बेहद धैर्य धारण किए हुए है, और वो सब पूरे जो घटनाक्रम है उसमें भारत सरकार की मंशा यही है कि नेपाल के प्रधानमंत्री खुद नेपाल की जनता के सामने एक्सपोज होते हैं। अब देखिए, ये होता क्यों है? होता इसलिए है कि आप इसको इस तरह से देखिए कि एक तरफ जहां FATF की अध्यक्षता करते हुए चीन ने पाकिस्तान को पिछले 1 साल से बचाकर रखा ब्लैक लिस्ट में जाने में, वहीं दूसरी तरफ चीन ने नेपाल के प्रधानमंत्री से यह कहा कि ठीक है, आप तो हमारे साथ हैं, मैं जैसा कहूंगा आप वैसा करेंगे, लेकिन दिक्कत है कि आपकी जनता तो भारत के साथ मिली हुई है, भारत की जनता के साथ प्यार करती है, तो उसके बीच में कैसे आप दूरियां लाएंगे? तो प्रधानमंत्री ओली की तमाम कोशिशें भारत और नेपाल के जनता के बीच दूरियां लाने की है, और उसी के लिए ओली की बोली में जो आप इस तरह की बातें सुनते हैं, चाहे वो भगवान राम को लेकर हो, चाहे वो सत्यमेव जयते को सिंहमेव जयते कहने की बात हो, या भारत को कोरोना भेजने वाला बताने की बात हो, या फिर अब भगवान बुद्ध को लेकर बात हो, तो ओली का मकसद दरअसल ये है कि वो नेपाल की जनता के बीच में एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पैदा करे और ये बताए कि देखिए कैसे भारत बार बार आपके प्रतीक चिन्हों को हथियाए हुए है। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक मिनट रुकिए, जरा एक मिनट रुकिएगा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, बहुत अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया। मैं पंकज के पास आऊंगा, लेकिन चीन की शय पर बुद्ध को लेकर भी भड़का नेपाल। बुद्ध की साझा विरासत को समझ नहीं पाया नेपाल। बुद्ध पर बवाल करने वाले नेपाल को भारत का जवाब, भारत के विदेश मंत्री के बयान का गलत प्रचार। MEA, साझा बौद्ध विरासत को लेकर था हमारा बयान। MEA ये ने कहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर, भारत के विदेश मंत्री के बयान का गलत प्रचार। यानी कि एक तरफ बुद्ध और दूसरी तरफ राम, ये क्या माजरा है? मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मनीष,
पहले तो ये एमईए वाली जो है इसमें क्लैरिटी दीजिए, आप एमईए को कवर करते हैं। देखिए निशांत, 4 दिन पहले CII का एक कार्यक्रम था और उसे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने अपनी स्पीच इंग्लिश में दी है, लेकिन चूंकि आजकल नेपाल की सरकार को केवल मंडेरिन समझ में आती है, उसमें उन्होंने ये कहा था कि महात्मा गांधी और भगवान बुद्ध ये हमारे विरासत है, साझे विरासत है और ये इसके लिए हमें बेहद गर्व है। लेकिन नेपाल की सरकार और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने इस पर इस तरह से बवाल मचाना शुरू किया कि भगवान बुद्ध को लेकर भारत के विदेश मंत्री कैसे अपना दावा पेश करते हैं। अब देखिए, पूरी दुनिया को पता है कि नेपाल के लुम्बिनी में सिद्धार्थ नाम का एक व्यक्ति पैदा हुआ, जो कि बिहार के बोधगया में बोधि वृक्ष में जाकर भगवान बुद्ध बने। उसके बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, उत्तर प्रदेश में, और फिर कुशीनगर में वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बात नेपाल में कही है और यही बात डॉक्टर जयशंकर भी कह रहे हैं। और इसी के लिए विदेश मंत्रालय ने कहा कि दरअसल नेपाल गलत समझ रहा है, हमने तो साझा विरासत की बात की थी। और आखिरी लाइन में कहूंगा कि प्रधानमंत्री ओली चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन नेपाल और भारत की जो साझा विरासत है उसको वो कैसे मैं आपको रोक रहा हूं यहां पर मनीष, क्योंकि आप जो बता रहे हैं इसी से मिलता जुलता मेरा अगला सवाल है। आइए सीधे लेकर चलता हूं मैं आपको हमारे अगले सवाल पर। यहां पर सर्वे का पॉइंटर नंबर 2 जो सवाल क्वेश्चन है हमारा, सीधे यहां पर प्ले अप करें। और वो सवाल यह है, आपके सामने मैं यहां पर लेकर आ रहा हूं, क्या चीन के प्रभाव में आकर नेपाल सरकार भारत से रिश्तों का इतिहास भूल चुकी है? 80% कह रहे हैं हां, नहीं कह रहे हैं 16% और 4% कह नहीं सकते। जो 16% है मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कौन है। खैर 80% कह रहे हैं हां। मैं सीधे चलूंगा यहां पर बहुत क्विकली। मुनीष साहब मेरे साथ हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो एक नुकसान हो रहा है और नेपाल को लेकर जो नुकसान हो रहा है, क्या ये नुकसान की भरपाई हम कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है सर। देखिए, नुकसान की भरपाई तो नेपाल की जनता करेगी, हमें करने की जरूरत नहीं है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें जनता से संपर्क बनाकर रखना चाहिए, जनता को अपने साथ रखना चाहिए जी। हमारी कुछ पुरानी नीतियां गलत थी, उनको सुधारना चाहिए और जनता को ये बताना चाहिए कि नेपाल भारत की जनता के साथ है, भारतीय लोग नेपाल की जनता के साथ है, ये बात कहनी चाहिए। एक बात और मैं आपसे कह दूं कि राम और बुद्ध का आपने चर्चा किया अभी। राम उस वक्त थे जिस वक्त आज का नेपाल था ही नहीं। गोरखा राज्य थे, मल्ला राज्य थे और उस समय वो लोग अभी भी जो अपनी शादी ब्याह मरने में और दूसरे कार्यक्रमों में जहाँ संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं, वहाँ पर वो अपने आप को आर्यव्रत और भारत खंडे का हिस्सा मानते हैं। अगर ये हकीकत है तो ओली जी को समझना चाहिए कि वो संस्कृति के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपनी नेपाल की संस्कृति के खिलाफ लड़ रहे हैं। और उसी से जुड़ी हुई बात ये है कि ओली जी की अभी भी राजनीतिक स्थिति अपनी पार्टी में डामाडोल है। अभी कल परसों ही वहाँ के करीब 64-65 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में जो उनकी रूलिंग पार्टी के हैं, उन्होंने कहा कि हम पार्टी को तोड़ने नहीं देंगे। ओली जी डर बता रहे हैं कि हम पार्टी तोड़ देंगे और उन्होंने कहा कि पार्टी को हम नहीं तोड़ने देंगे, हम किसी के साथ नहीं है, लेकिन पार्टी इकट्ठी रहनी चाहिए। तो ओली जी को ये सबक भी समझ में आ रहा है कि उनकी अपनी पार्टी का जो बड़ा हिस्सा तबका है वो उनके साथ नहीं है। और जब से ये उठा है तब उन्होंने, आप देखते हैं एक बुद्ध का सवाल भी उठ गया है वहां पर बीच में। अब बुद्ध के लिए मैंने कल ही एक छोटा सा ट्वीट किया था कि बुद्ध, जैसा आपके एक कमेंटेटर ने अभी सही कहा है कि बुद्ध एज ए प्रिंस सिद्धार्थ पैदा हुए थे लुम्बिनी में, लेकिन वो बुद्ध बने भारत में। और सारी दुनिया ये जानती है कि बुद्ध धर्म का उद्भव भारत से हुआ है। तो इस तरह की बातें करके वो बरगला रहे हैं लोगों को और ये भ्रम पैदा कर कि वो पॉलिटिक्स में लेकिन आपको सुन के हैरानी होगी, भारत का स्टैंड हम लोग बात कर रहे हैं मुनी साहब, भारत का स्टैंड का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं यहां पर दिखाने जा रहा हूं। मुश्किल वक्त में नेपाल को मिला भारत का एक बार फिर साथ। भारत से नेपाल को मिले 10 वेंटिलेटर, कोरोना से निपटने के लिए 10 आईसीयू वेंटिलेटर दिए। भारतीय सेना ने नेपाली सेना को दिए वेंटिलेटर, नेपाल को दिया हर संभव सहायता का भरोसा। यह देखें आप, यह तस्वीर इसकी गवाह है। मैं चाहूंगा फुल स्क्रीन पर यह तस्वीर दिखाएं जरा एक बार।
मुश्किल वक्त में नेपाल को मिला भारत का साथ। ये देखें आप, भारत को ने नेपाल को 10 आईसीयू वेंटिलेटर दिए, देखें आप। और ये अपने आप में नेपाली सेना को भारतीय सेना ने ये दिया है और अभी भी ये हालात हैं। और सीधे मैं पंकज के पास चलूंगा, उसके बाद मैं जल सेना के पास आ रहा हूं। पंकज, ये नेपाल को समझ में आ रहा है, चाहे भूकंप हो या कुछ हो, चीन वादे करता है, निभाता नहीं है। भारत सीधे सीधे मदद के लिए उतरता है। देखिए, यही तो दिक्कत है नेपाल सरकार की। नेपाल सरकार चाहती है कि भारत की छवि नेपाल की जनता के बीच में खराब हो। इस तरह का किसी प्रकार का सहयोग से उनकी जो मंशा है, नेपाल सरकार की, जो कम्युनिस्ट सरकार की जो मंशा है, वो पूरी होती नजर नहीं आ रही है। इतने तनाव के बावजूद कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा कि 40,000 पीसीआर टेस्ट के लिए जो किट दिए गए थे नेपाल को, उससे पहले तमाम दवाइयां दी, करोड़ों रुपए की दवाइयां दी गई थी कोरोना से लड़ने के लिए। भूकंप में कितना सहायता किया गया था हम सब जानते हैं, लेकिन नेपाल नहीं, लेकिन एक और बड़ी बात है यहाँ पर पंकज, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि चीन की सरकार ने जो कोरोना टेस्ट दिए, चीन की सरकार ने जो कोरोना का सामान दिया, वो खराब निकल गया। नेपाल की जनता सड़क पर आ गई। और यहां पर यह तस्वीर देखें, ये भारत की तस्वीर है। वेंटिलेटर दिए जा रहे हैं, मदद की जा रही है, वो भी तब जब ओली साहब अपनी वहां चीनी गोली खाकर क्या बोल रहे हैं। जी पंकज जी, देखिए, यही मैं वही बात कह रहा हूं कि नेपाल सरकार नहीं चाहती है कि इस तरह की किसी कोई सहायता है, लेकिन अब उसकी मजबूरी है। चीन ने जो जितने किट दिए थे वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, वो सारे इसी तरह पड़े हुए हैं। कहने के लिए तो रोज आते थे सामान नेपाल चाइना से यहाँ पे कोरोना टेस्ट के लिए, लेकिन एक भी उसमें काम का नहीं है। और इस समय जिस तरह से फैल रहा है नेपाल में पूरी तरीके से कोरोना ने जकड़ लिया है। इनको समझ में नहीं आ रहा ओली साहब को कि चीनी माल बहुत खराब होता है, क्यों खा रहे हैं, क्यों पचा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे सर्वे का तीसरा सवाल, वेरी क्विकली यहां पर चलेंगे, आइए देखें। हमारे सर्वे का जो तीसरा सवाल है आपके सामने लेकर आ रहा हूं, बहुत क्विकली यहां पर दिखाइए, क्विकली। और वो है हमारे सर्वे का जो सवाल आपके सामने, क्या जिनपिंग के दखल से पाकिस्तान, यहां पर क्या जिनपिंग के दखल से पाकिस्तान और पीओके में अस्थिरता बढ़ रही है? 86% हां, नहीं कह सकते हैं 9%, कह नहीं सकते 5%। जिनपिंग ने पीओके में दखल दिया है। मैं चाहूंगा इस सवाल को जरा ध्यान से दिखाएं एक बार फिर से। क्या जिनपिंग के दखल से पाकिस्तान और पीओके में अस्थिरता बढ़ रही है? क्या जिनपिंग के दखल से, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर, मैं चाहूंगा इसको एक बार फिर से दिखाएं। क्या जिनपिंग के दखल से यह अस्थिरता बढ़ रही है? यह बड़ा सवाल हमारे सामने है। जवाब आपके सामने 86%, नहीं 9%, कह नहीं सकते 5%। सीधे मैं चलूंगा, जिनपिंग के दखल की हम बात कर रहे हैं और सीधे हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, हमारे जो रिपोर्टर्स यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले अभी एक बड़ी खबर, इस खबर के साथ एक बड़ी खबर आ रही है। चीन के ऑर्डर पर पीओके में रेल चलाएगा पाकिस्तान। चीन के दिए पैसों से भारत के खिलाफ पाक की साजिश। $2100 करोड़ के प्रोजेक्ट को इमरान की मंजूरी। पीओके में रेल लाइन बिछाने का खौफनाक प्लान। पीओके में रेल लाइन बिछाने का खौफनाक प्लान, यह इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने। और मैं सीधे लेके चलूंगा यहां पर मेरे सहयोगी सुमित के पास। सुमित, पीओके में चीन का दखल और अब खुला दखल, खासकर 370 की जो एनिवर्सरी हो गई उसके बाद, क्या टेक आ रहा है वहां पर? भारत सरकार क्या कर रही है? देखिए, भारत सरकार ये जानती है कि चीन इन सभी इलाकों के अंदर अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है, लगातार अपने आप को मजबूत कर रहा है। लेकिन निशांत, इसका मकसद उसके इकोनॉमिक फ्रंट्स भी हैं, उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं। हमने देखा कि स्कार्डू के अंदर उसने ना सिर्फ उस बेसिस को अपने एयरक्राफ्ट के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, बल्कि वहाँ की सिक्योरिटी या फिर वहाँ पर लेबर जो थी वो भी अपनी डिप्लॉय की, अपनी रखी हुई। और अब रेल लाइन की बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें भले ही पाकिस्तान को अच्छी लग रही हो कि पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट वर्क सारा चीन कर रहा है, लेकिन दरअसल ये चीन की एक विस्तार नीति है जो लगातार धीरे धीरे पीओके के एरियाज को कैप्चर कर रहा है, उन एरियाज को जहां से उसके सीपैक को लगातार चुनौती मिल रही थी। क्योंकि ये आतंकी चीन भी जानता है कि आने वाले वक्त में चीन के लिए भी खतरा हो सकते हैं। और अगर भारत ने पीओके के अंदर कोई कार्रवाई की तो ये इलाकों के अंदर जो चीन की हजारों करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है ये बर्बाद हो जाएगा। तो चीन लगातार वहां पर अपना प्रोजेक्ट को सिक्योर करने के लिए, ये भी दिखाने के लिए। कसवर, हम नीचे यहां पर सर्वे दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को
और ऊपर दिखा रहे हैं हम पॉइंटर किस तरीके से पाकिस्तान मदद कर रहा है पीओके में और पाकिस्तान में चीन की मदद कर रहा है। कसवर, क्या पाकिस्तान चीन के पैसों पर अब पूरी दुनिया में जिस तरीके से एक और उधार पर एक और कॉलोनी बनकर क्या पूरी दुनिया में उत्पात मचाने के लिए तैयार है? क्योंकि जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उससे यही लग रहा है। निशांत, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको ये चीज बताऊं, जब दुनिया में जितने भी बड़ी कंपनी थी पाकिस्तान से वो निकल गई थी, तो उस वक्त चीन एक ऐसा मुल्क था जिसने पाकिस्तान के मुआशी हालात का तदारुक करने के लिए यहाँ पर मैसिव इन्वेस्टमेंट की। लेकिन अब जो मेरा अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो उसमें इन्वेस्टमेंट से ज्यादा इनके लोन्स हैं, तो वहां पर अगर क्रिटिकल एनालिसिस इसका करें तो आपकी बात कहीं पे मुझे ठीक लगती है। जो जिस ट्रेन की आप बात कर रहे हैं ये सीपैक का हिस्सा है और ML1 का एक प्रोजेक्ट है सीपैक का 6.8 बिलियन US$ की सिर्फ ट्रेन के ऊपर, उसकी रेनोवेशन, उसके डबल ट्रैकिंग के ऊपर चीन खर्च करेगा। और आपको हैरानगी होगी कि इसका 90% जो है वो चीन अदा करेगा। वो लोन होगा या इन्वेस्टमेंट वो बाद में पता चलेगा, पाकिस्तान सिर्फ 10% देगा। तो मेरे लगता ऐसा है कि शायद चीन जो मेरे साथ अभी जुड़ चुके हैं कसवर, आप जो बता रहे हैं मैं इसको आगे लेके जाऊंगा। इस्लामाबाद से हमारे साथ जर्नलिस्ट हैं, चीन से अनिल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, आपका बीच में सिग्नल टूट रहा है। अनिल, मुझे एक बात बताइए, चीन की सोच क्या है? भारत को हर लेवल पर परेशान करना, अपनी एक्सपेंशनिस्ट वाली स्ट्रैटेजी के तहत क्या सोच है? देखिए निशांत, जैसा कि आप जान रहे हैं कि चीन की जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती है, रिश्ता है, वो पिछले हाल के वर्षों में बहुत मजबूत हुआ है। इसको आपको समझना होगा। और ख़ास तौर पर जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और चीन के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो ऐसे में चीन ज़रूर पाकिस्तान को मदद पहुंचाने की कोशिश करेगा और ज़्यादा करेगा। और जैसा कि सीपैक प्रोजेक्ट की बात हो रही है, इसके अलावा जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हम कहते हैं, वहाँ पर भी चीन का दखल, वहाँ पर भी चीन तमाम अपने प्रोजेक्ट्स चला रहा है। और जैसा कि अभी आपके पाकिस्तान से रिपोर्टर बता रहे थे कि 90% चीन देने को तैयार है। और यहाँ पर चीन में कहा जाता है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती ऑल वेदर फ्रेंड है, हिमालय से ऊंची है, समुद्र से गहरी है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत से अगर दूरियां थोड़ा हमारी बढ़ती हैं, भारत और चीन के बीच रिश्ते खराब होते हैं, तो पाकिस्तान के साथ और बगल में यहाँ नेपाल के साथ भी रिश्ते मजबूत हो रहे हैं चीन के। तो भारत को इसके लिए थोड़ा सा मैं कहूँगा कि रणनीतिक लिहाज से सोचने की ज़रूरत है। जैसा कि पाकिस्तान में हम समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते खराब हैं और यहाँ चीन एक ओर से जहां से अमेरिका की आप बात कर रहे हैं, बहुत दूर अमेरिका बैठकर यहाँ दक्षिण एशिया में एक तरह से चाहता है कि भारत के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाए, उसी तरह से चीन पाकिस्तान के साथ कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन ये खतरा, जैसा कि आपने आतंकियों की बात की है, कि अगर यहाँ पर ये सब प्रोजेक्ट बन जाते हैं, अगर आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, तो ये बड़ी चिंता की बात होगी। निशान, आप जो बता रहे हैं अनिल, और मैं आप हैरान हूं, आप वहां पे चीन में बैठकर इतनी बेबाकी से बात रख रहे हैं। हमारे दर्शकों को मैं स्टैंड बाय करूंगा। इस वक्त बड़ी खबर राफेल को लेकर, भारत के राफेल लड़ाकू विमानों ने की जंग की तैयारी शुरू। हिमाचल प्रदेश की बर्फीली वादियों में रात में अभ्यास, पहाड़ों के बीच कठिन रास्तों में राफेल की उड़ान। LAC पर हालात बिगड़ने पर राफेल देगा करारा जवाब। गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल राफेल है तैयार। राफेल जो है आते ही काम पर लग गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखें आप। यानी कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राफेल ने हिमाचल की पहाड़ियों में, बर्फीली वादियों में रात में अभ्यास किया है, वो भी रात में। यानी कि सीधे अलर्ट मोड में राफेल आ चुका है। मनीष झा, मैं आपके पास इस खबर के लिए आने वाला हूं, लेकिन पहाड़ों पर कठिन रास्तों में LAC पर हालात बिगड़ने पर राफेल देगा जवाब। और सीधे मैं यहां पर चलूंगा, बिग वॉल पर आपको दिखाना चाहूंगा इस पूरी खबर के बारे में। जरा ध्यान से देखें, राफेल जो है वो अपनी ताकत के साथ तैयार हो चुका है। आइए दिखाएं यहां पर आपको। राफेल ने यहां पर अब अपने, जिसको कहते हैं ना कि वॉर मोड में आ चुका है, वॉर टेस्टिंग मोड में। ये देखें, 29 जुलाई को भारत आए राफेल ने की जंग की तैयारी शुरू। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। हिमाचल प्रदेश की बर्फीली वादियों में रात में अभ्यास कर रहा है राफेल। यानी कि ये राफेल ने अपना पुश करना शुरू कर दिया है। पहाड़ों के बीच कठिन रास्तों में राफेल का युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। LAC पर चीन, LOC पर पाकिस्तान को पलक झपकते सिखाएगा सबक। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो इंपॉर्टेंट है। राफेल भारतीय वायुसेना के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को मिले हैं। गोल्डन एरो स्क्वाड्रन यानी कि उस मोड में आ चुकी है। अंबाला एयरबेस पर
अंबाला एयरबेस पर उतरी थी राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप और उसके बाद आते ही एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ वेपन से लैस हैं सभी राफेल। एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ। इसी ग्राफिक्स और विजुअल के साथ मैं सीधे चलूंगा यहां पर जनरल सिन्हा मेरे साथ है। जनरल सिन्हा सर, राफेल इज ऑन जॉब, मतलब सीधे वॉर मोड में, यह क्या अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि नहीं है सर? निशान जी, जाहिर है बहुत स्ट्रांग मैसेज है। वो आते ही जिस तरह से ये ऑपरेशनल किया गया है राफेल के पूरे 5 एयरक्राफ्ट्स को, और देखिए एक बहुत बड़ी काबिलियत आपने ले ली है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि जो LCH है, जो इसकी अंडर डेवलपमेंट हो रही थी, जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स 2 अभी बने भी, वो दोनों चले गए हैं और 15 और आ रहे हैं। तो जिस तरह से ये ट्रायल मोड से ही सीधे ऑपरेशनल मोड में जो हो रही है, जो डेवलपमेंट मोड से ही। सर मुझे एक बात बताइए, सब लोग बोल रहे थे कि राफेल से आएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, राफेल आप ऐसे क्यों ले रहे हैं, राफेल आप वैसे क्यों ले रहे हैं, क्या वो जवाब नहीं मिल गया? इट इज इन अ कंप्लीट रेडी यूनिट। एब्सोल्युटली। देखिए ये जो चीजें हो रही हैं, जब आप इसको प्रोक्योर कर रहे हैं, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का हिस्सा है। राफेल तो पहले से चल रहा था, वहां पर आप ऑपरेशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं, सिमुलेटर पे ऊपर ऑपरेशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिससे कि आते ही आप लग जाएं अपने काम पर। देखिए ये बड़ी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। चाइना के साथ जो हमारा अभी स्टैंड ऑफ है, ये बहुत लंबा चलेगा और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उसने भारत को दे दी है। एक मैं अपॉर्चुनिटी से देखता हूं, जिस तरह से पूरी रक्षा के ऊपर में जिस तरह से लामबंद है, ये आप देखेंगे ये भारत के बदलते हुए एक स्वरूप का और एक अखंड भारत के एक बहुत बड़े उभरते हुए भारत का हिस्सा बनेगा। ये एक अपॉर्चुनिटी में हमने बदल दिया है। ये सबसे बड़ी जीत है हमारी। आप जो बता रहे हैं सर, ये वाकई में हमारी सबसे बड़ी जीत है। मैं यहां पर अपने सर्वे के 2 सवाल आपके सामने लेकर आ रहा हूं, वेरी क्विकली यहां पर जाएंगे, दोनों सवाल आपको दिखाएंगे, क्योंकि उसके बाद मेरे पास एक और इंटरेस्टिंग बड़ी खबर आ रही है। यहां पर सीधे प्ले अप करें हमारे सर्वे का, आज जो हमारा बड़ा सर्वे, इसका बड़ा सवाल, धारा 370 से आजादी के 370 दिन बाद मोदी की कश्मीर नीति को आप कैसे मानते हैं? इस सवाल को जरा ध्यान से दिखाएं। 370 दिन आज पूरे हो गए, 370 दिन, सोचें आप। उसके बाद जवाब क्या है? बहुत अच्छी 51%, औसत 24%, खराब 25%, बहुत अच्छी 51%, 24%, औसत खराब 25%। नेक्स्ट चेंज ओवर करें यहां पर। वो यहां पर हमारा जो अगला सवाल है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसको देखें आप। वो सवाल ये है, ध्यान से देखें, क्या चीन की ताकत खत्म करके ही महाद्वीप में शांति कायम की जा सकती है? बहुत बड़ा सवाल है। क्या चीन की ताकत खत्म करके ही, क्या चीन की ताकत खत्म करके ही? जरा गौर करें इस पर। 86% हां, नहीं 9%, कह नहीं सकते 5%। ये ध्यान से देखें आप। इसी सवाल को लेते हैं सीधे और क्विक रिएक्शन में लेना चाहूंगा। अनिल आजाद पांडे मेरे साथ हैं, मनीष झा मेरे साथ हैं, हमारे सभी मेहमान हैं। अनिल, अभी ये जो जानकारी आ रही है ये बड़ा चिंता का विषय है अनिल, खासकर ये देखते हुए कि चीन जो है उसने सारे फ्रंट खोल दिए हैं और उसको लेकर अब चीन अंडर प्रेशर है, कोई माने या ना माने। कोरोना काल में एक और जिसको कहा जाए चोट। देखिए निशांत, जैसा आप बता रहे हैं, प्रेशर पूरी दुनिया पर है अभी, खास तौर पर कोरोना के दौर में, और चीन भी जरूर प्रेशर में है। लेकिन हाल के दिनों में चीन ने यहाँ पर इकोनॉमी को मजबूत करने का काम किया है और यहाँ पर लोग मास्क जरूर पहनते हैं। उसके बाद भी यहाँ पर स्थिति नॉर्मल नजर आ रही है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो स्थिति, अगर भारत में जो सर्वे आया है तो भारत के लोग, इसका मतलब जैसा कि चीनी उत्पादों का जो बॉयकॉट किया गया था उसको लेकर चीन ने यहाँ पर बड़ी नाराजगी जताई थी। तो ये समझ में आता है कि भारत में लोग जो है सरकार के फैसले के साथ हैं और जो चीन के साथ संबंध, मुझे लगता है कि आने वाले निकट भविष्य में तो बहुत मेरे पास बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है और ये चीन के पुराने साथी की खबर आ रही है जिनके साथ उनका एक अलायंस हुआ था 50 के दशक में। लेकिन ड्रैगन के विस्तारवाद पर पुतिन का ब्रेक। यूएस नहीं, चीन के लिए पुतिन ने बदले परमाणु पॉलिसी। व्लादिवोस्तोक पर चीन के दावे से बहुत नाराज है पुतिन। 15 मिनट में बीजिंग पहुंच जाएगा पुतिन का एटम बम। अब मिसाइल हमले का जवाब एटम बम से देगा रूस। यह बड़ी खबर हमारे पास आ रही है और इस खबर के लिए मैं सीधे यहां पर जाऊंगा बिग वॉल पर।
यहां पर सीधे आइए बिग बॉल पर, मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए यहां पर जो बिग बॉल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन जो है वो चीन से नाराज हो गए हैं। यहां पर ड्रैगन के विस्तारवाद पर पुतिन का ब्रेक, यानी कि रशिया और चाइना का एक और साथी दूर जा रहा है उससे। अमेरिका नहीं, चीन के लिए पुतिन ने बदली न्यूक्लियर पॉलिसी। ये एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका ने यहां पर एक रिपोर्ट पेश की है। भारत में रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो इंपॉर्टेंट है। चीन की हड़प नीति से वाकिफ रूस का यह बड़ा ऐलान है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। अब मिसाइल हमले का जवाब एटम बम से देगा रूस। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, और इसके संकेत पहले ही मिल रहे थे। आर्कटिक और सेंट्रल एशिया में चीन वर्सेस रूस की जंग तेज हो चुकी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। मनीष झा मेरे साथ हैं। मनीष, यानी कि S-400 की जो डिलीवरी चीन को डिले हुई और भारत को पहले ही की जा रही है, इससे सबको समझ में आ गया कि जो रशिया है वो अब चाइना के खिलाफ खुलकर सामने आ रहा है। देखिए निशांत, एक बात जो लगातार हम TV9 भारतवर्ष पर अपने दर्शकों से करते हैं कि चीन और रूस के बीच संबंध जितना अच्छा दिखता है उतना अच्छा नहीं है। बल्कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि चीन के खिलाफ रूस के राष्ट्रपति ने अपनी परमाणु नीति तक को बदला है और यह तय किया है कि अब मिसाइल भी अगर रूस की धरती पर आता है तो उसका जवाब एटम बम से दिया जाएगा। और उसके पीछे वजह क्या है, एक छोटा उदाहरण मैं आपको देता हूं। सोवियत संघ से अलग हुए कजाकिस्तान के एक बड़े लैंड पर चीन ने कब्जा किया। इसके बाद रूस को यह लगता है कि तमाम CIS कंट्री ही नहीं बल्कि रूस के भी बड़े से हिस्से, व्लादिवोस्तोक से लेकर बड़े से हिस्से पर चीन अपनी टेढ़ी नजर रखे हुए है। इसलिए चीन को जवाब देना जरूरी है। और यही वजह है कि सामान्य तौर पर जो गुडी रिलेशनशिप आपको दिखता है उसके भीतर असल में मौका देखा जा रहा है जब चीन को सबक सिखाया जाए। आप जो बता रहे हैं मौका दिखा रहा है। जनरल सिन्हा सर, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से चीजें हुई हैं, ये क्या एक अलग ग्लोबल अलायंस बनाया जा रहा है? क्योंकि यहां पर 2 पावर ब्लॉक्स में एक तीसरा पावर ब्लॉक जो है रशिया, वो भी चीन के खिलाफ है। देखिए, मल्टीपोलैरिटी के अंदर में रशिया का तो यह मेरा मानना है कि वो कभी चीन के साथ नहीं आ सकता जब आप मल्टीपोलैरिटी के अंदर जाते हैं। देखिए, पामीर की पहाड़ियों की बात कर रहे थे, वहां पर चीन ने दावा किया है पामीर की पहाड़ी, सेंट्रल जो एशियन रिपब्लिक्स हैं उसके अंदर में वो पूरी पामीर को अपना हिस्सा मानता है। जी सर। जो कि चाइना, जो पूरे रशिया के लिए उनके नाक का सवाल है। लेलिन माउंटेन्स जो रेंजेस हैं इसी पामीर पे पड़ता है। उसके अलावा जितने भी रशिया का एक मिलिट्री पैक्ट है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ, अपने पुराने जितने भी निकले हुए थे। तो देखिए, रशिया दूसरा उसके जो एक स्पेस है, जो ईरान का स्पेस है, मैं बहुत माफी चाहूंगा सिन्हा साहब, मेरे पास समय थोड़ा कम है, बट आपने जो बताया उसका सार ये है कि मल्टीपोलैरिटी जो आपने बात कही उसमें रशिया कभी भी चीन के साथ नहीं जाएगा। सिन्हा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुना है मैंने कि चीन में भारतीय फिल्में हाल के दिनों में बड़ी मशहूर हुई हैं। शी जिनपिंग जरूर ये गाना गा रहे होंगे, बिछड़े सभी बारी बारी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।